एवं संस्कृति के पुण्य प्रतीक परम पूज्य केसरिया ध्वज को नमस्कार है। मेरे जीवन के प्रेरक व संबल पूज्य तन सिंह जी को सत सत नमन। सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गगण, सम्मानीय मातृशक्ति एवं प्रिय बंधुओं, आज हम जो समारोह मनाने जा रहे हैं उन तन सिंह जी का जन्म 25 जनवरी 1924 को हुआ था और 25 जनवरी 2024 को जो 100 साल पूरे हो रहे हैं उसको पूरे क्षत्रिय युग संघ के जहां जहां भी काम होते हैं सब जगह बड़े धूमधाम से मनाया गया, बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। लेकिन 2023 में 25 तारीख को जब जयंती मनाई उस समय ये निर्णय लिया गया कि इस एक शताब्दी वर्ष को, इस वर्ष को जो 100वां साल है, उस शताब्दी वर्ष को वर्ष भर मनाना है, समारोह पूर्वक मनाना है शताब्दी वर्ष को। और इसलिए तभी से अनेकों कार्यक्रम हुए हैं, गांवों में हुए हैं, शहरों में हुए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं, वर्चुअल भी हुए हैं। लगातार तन सिंह जी को याद करते हुए और तन सिंह जी के दिए हुए काम को कैसे हम कर सकते हैं उसके लिए अनेकों काम हुए हैं। और इसीलिए ये जो समारोह पूर्वक एक साल मनाया गया उसका समापन आज है, ये समापन समारोह है। और वो समापन समारोह इच्छा ये थी कि दिल्ली में ही मनाया जाए, क्योंकि दिल्ली में आसपास में दूसरे प्रदेशों के लोग ज्यादा इकट्ठे हो सकते हैं। दिल्ली शहर में भी हिंदुस्तान के हर प्रदेश के लोग कुछ न कुछ रहते हैं, इसलिए उनके बीच भी जो तन सिंह जी ने अपने जीवन में कहा था, किया था, वो बात पहुंचनी चाहिए। इसलिए आज 28 तारीख को, क्योंकि 25 को हम मना नहीं सकते थे, इजाजत नहीं मिलती, 26 जनवरी के कारण जो जितने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके कारण इजाजत नहीं मिल पाती, इसलिए यह समारोह आज किया गया है। समारोह में हम तन सिंह जी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके जीवन के बारे में बताया ही गया था। उनका जन्म हुआ उनके ननिहाल में। उनके पिता बलवंत सिंह जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और वो जहां रहते, जहां अपने गांव में रहते थे, तो वहां आसपास के सब लोग कोई भी मुसीबत में फंसते वो राय लेने आते थे, तो लोगों की लगातार भीड़ लगी रहती थी। लेकिन तन सिंह जी 4 साल भी पूरे नहीं कर पाए थे और उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। कल्पना कीजिए ऐसी स्थिति में क्या होगा। कृषि भूमि, इसके अलावा कोई पैदा नहीं और करने वाला, कोई काम करने वाला कोई नहीं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उनका जीवन बीता है। ऐसी परिस्थिति में पढ़ते पढ़ते वो वहाँ बाड़मेर में भी पढ़े हैं, जोधपुर चौपासी में भी पढ़े हैं और पिलानी में भी पढ़ने गए हैं। और जैसा अभी बताया गया था, पिलानी में जो क्षत्रिय संघ का अंकुर पैदा हुआ चिंतन में, उसका अर्थ ये नहीं है कि उससे पहले उनका सामाजिक भाव नहीं था। पिलानी में ही वो खुद अपनी फीस जमा कराने के लिए भी काम करते थे। उन्होंने पार्ट टाइम सर्विस कर रखी थी कॉलेज में ही। लेकिन उनको पता चला कि मेरे 2 साथी ऐसे भी हैं, उनके पास भी फीस के पैसे नहीं है। तो उस समय तक क्षत्रिय संघ की बात भी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन वो सामाजिक भाव जो अंदर चिंतन पैदा करता था वो पनप रहा था। तो उनके लिए कुछ कमाना चाहिए, तो उन्होंने छात्रावास की जमीन खूब पड़ी थी, अधीक्षक महोदय से इजाजत ली, क्यारियां बनाई, सब्जियां उगाई और वो सब्जियां बेचकर पैसे लेकर उनकी फीस भरी। छात्रावास में नीम के पेड़ थे खूब, दांतुन तोड़ के लाते रोज सुबह और छात्रावास के प्रत्येक लड़के के तकिए के पास रख देते और उनसे कहते कि महीने भर में तुमको बराबर दांतुन सप्लाई करूंगा, मुझे महीने का 1 रुपया दे दिया करो। इस प्रकार से उनको अपने साथियों की वो मदद कर रहे थे। इससे भी पार नहीं पड़ी, पूरा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने पास में एक दर्जी था, उसके यहाँ गए और कि तुम तो रात को बंद करके चले जाते हो, दिन में काम करते हो, तुम्हारा बचा हुआ कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर लिया करूंगा। रात को वहां काम करते थे, उससे जो कमाई होती थी
वो भी उनके काम आती थी। और फाइनल परीक्षा जब होने वाली थी उस समय फीस की फिर दिक्कत हो गई, तो उन्होंने पत्र लिखा बिड़ला जी को, जिनकी कॉलेज थी, कि मुझे 60 रुपए भेजिए, मैं जब नौकरी करूंगा या पैसा कमाऊंगा उसे मैं आपको लौटा दूंगा। बिड़ला जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा आदमी है जो पैसा भी मांग रहा है और वापस लौटाने की भी बात कर रहा है, आज तक मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। उन्होंने संदेश भेजा कि इनको तुरंत पैसा दे दिया जाए। इस तरह से वो सामाजिक भाव तो पहले से ही था और वो पैसे फिर उन्होंने लौटाए। लेकिन 1944 की दीपावली के दिन जो अंकुर पैदा हुआ उसके कारण उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। और वो कार्य करने का जो तरीका था बाकी संस्थाएं जैसे करती थी उसी प्रकार का तरीका था कि इकट्ठे हों, सम्मेलन करें, प्रस्ताव पास करें, और फिर प्रस्ताव का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं। हम प्रस्ताव पास करते हैं हम शराब नहीं पिएंगे, और हम अगर पीते रहते हैं तो पता नहीं किसने छोड़ी किसने नहीं छोड़ी पता नहीं। तो उस प्रणाली से 2 अधिवेशन भी हुए जैसा बताया गया था शत्रुघ्न के परिचय में, जोधपुर में और फिर कालीपाड़ी में। पर वो प्रसन्न नहीं थे, वो बिल्कुल इस तरह से संतुष्ट हों कि नहीं सही काम हो रहा है। इसलिए उनके मन में आई कि पत्थर के ऊपर रस्सी चलती है कुएं में, और रस्सी तो पतली होती है, मुलायम होती है, लेकिन पत्थर कितना सख्त है उसको भी काट देती है, धीरे धीरे ग्रू बन जाता है। तो अगर निरंतर कोई काम किया जाए, लगातार काम किया जाए, उसका असर होता है। और जीवन में सुधार तभी आएगा जब हम ऐसा कुछ असरदार कोई तरीका अपनाएंगे, और तब जाकर इन्होंने क्षत्रिय संघ का ये वर्तमान रूप जो है, जिसमें अभी बताया गया था शाखाएं लगती है, शिविर लगते हैं, उस वर्तमान स्वरूप को तैयार किया और उस हिसाब से ये काम चल रहा है। सन 1946 की 22 दिसंबर से ये वर्तमान स्वरूप पैदा हुआ और तब से ये लगातार काम चल रहा है। इस काम के चलते चलते जो पहले परिचय में भी एक बार बताया था किसी ने कि व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि, ये साधना पथ जो है क्षत्रिय संघ की जो साधना का मार्ग है वो ऐसा है कि व्यक्ति अपने को सीमित नहीं रखता, व्यक्ति अपना विस्तार करता है और समाज में इकट्ठा होता है। अर्थात अपने स्वयं की जो इच्छाएं हैं उनको समाज की इच्छाएं के प्रति समर्पित करता है। एक काम मेरे करने से अगर समाज का या मेरे परिवार का नुकसान हो रहा है तो मैं चुप हो जाऊं, मैं वो काम नहीं करूं, ये तो है सही भाव। और मुझे तो मेरा काम करना, इससे परिवार का नुकसान हो या समाज का, ये है अवनति का भाव। और इस भाव को पैदा करने का ये तरीका है क्षत्रिय संघ की साधना। लेकिन इतना ही करके रुक नहीं जाता है, इसके आगे की साधना क्या है? इसकी आगे की साधना है परमेश्वरी की साधना, यानी अपने अंतर को बिल्कुल स्पष्ट करो, निर्मल करो। अंतर जब निर्मल होगा तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसलिए इस साधना के माध्यम से ही अपने सभी दुर्गुणों को, अपनी सभी विकृतियों को धीरे 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 हम समाप्त कर दें, यह आवश्यक है। और इस प्रकार का यह काम चल रहा है। लेकिन जैसा अभी अपन ने सहगीत गाया था, उसकी एक पंक्ति थी, गीत अभी सुनाया गया, कौम के अरमान मुझ में बोलते हैं। कौम के अरमान क्या है, कौम की इच्छा क्या है, उसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। कौम का असली अरमान तो वही है, व्यक्ति अपने आप को सुधारे, संगठित हो, समाज को साथ ले, लोक संग्रह बनाए और संगठित होकर एक शक्ति के रूप में उभरे। संगठन, असली संगठन वही होता है जिसमें सब अपने अंतर को निर्मल करने की प्रक्रिया पे चलते हैं। अन्यथा तो हम देखते हैं राजनीतिक पार्टियों के संगठन है लेकिन एक दूसरे का पांव काटने के लिए लगातार लगे रहते हैं। इसी प्रकार से दूसरे भी कई संगठन हो सकते हैं। उन संगठनों की तरह नहीं, संगठन ऐसा होना चाहिए जो कि वास्तव में शक्तिशाली हो, उसके लिए ये साधना मार्ग है। तो वो तो असली काम तो है कैसे संगठित हो और शक्तिशाली बने और अपने आत्मा को परमात्मा की ओर ले चलने का कार्य करें। लेकिन अरमान दूसरे भी हैं आज, और वो दूसरे अरमान क्यों पैदा हो गए? हमारे समाज की जो आज स्थिति है, हमारे समाज की जो आज पतनावस्था है,
उसका अरमान भी है कि इसको वापस समाज को ऊपर ले जाना है। और वो काम जब करना प्रारंभ करते हैं तो ये जो संगठन को निर्माण करने वाली बात है वो तो मुख्य है ही, इसके साथ कई समस्याएं आती है। और समस्याएं वो आज के इस युग में हमारे सामने पैदा कर दी गई हैं। जैसा पहले भी एक आया था संदर्भ, हमारे इतिहास का विकृतीकरण। हमारा इतिहास त्याग और बलिदान से रचा गया गौरवमय इतिहास है। उस गौरवमय इतिहास को बदला जा रहा है और उस गौरवमय इतिहास को बदलने के लिए किसी दूसरे को सम्मान देने के लिए कि उसको सम्मान मिल जाए तो वो हमारे साथ आ जाएगा, इस तरह का अपने वोटों को बढ़ाने के लिए राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं। यहां विराजमान है राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष महोदय, एक गुजरात के और एक राजस्थान के, और इसलिए उनको हो सकता है बात बुरी लगे, लेकिन ये सत्य है। राजपूत के साथ ये गुजर रही है कि राजपूत जिसको वोट देता है उसका रहता है। ये हमारी चारित्रिक विशेषता है कि हमने एक बात को पकड़ लिया, उसको हम पकड़े रखते हैं। ये तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं है, ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये अफसोस करने की बात है। मन में चिंतन करो, ताली से क्या होगा? क्या हम चिंतन करते हैं कि हमारे समाज के साथ क्या बीत रहा है? जिस समाज जिस किसी भी पार्टी को साथ देती है वो पार्टी उसको क्या उसका सम्मान देती है? गौर कीजिए, गुजरात में एक भी राजपूत को लोकसभा का सीट नहीं मिला। क्यों भाई? वो वोट नहीं देते हैं क्या आपको? राजस्थान में जितना हम किसी को वोट देते हैं उसके हिसाब से हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। हमारे अधिकारियों को डाल रखा है अलग अलग, उनको कोई सम्मानजनक जगह नहीं मिलती। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये भी इस समाज का अरमान है और उस अरमान को पूरा करने के लिए हम सब की आवश्यकता है कि हम एक संगठन में एकत्रित हो जाएं। अगर हम एक नहीं होंगे तो हमारे साथ ऐसा ही बीतेगा। हमारी चारित्रिक विशेषता आज के इस बिगड़े हुए लोकतंत्र में दोष बन गई। हम किसी एक का पल्ला पकड़ लेते हैं, अब मेरा एक का पल्ला पकड़ लिया, अब छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये बुरा है। हम हमारे हित का सब काम करने वाला है उसके साथ रहेंगे। ये विचार जब तक नहीं पनपेगा तब तक हमारी पूछ नहीं होगी, और ये अगर विचार अपन पनपा लेंगे तो हमारी पूछ होगी। एक छोटी सी बात थी, सबको आरक्षण मिल रहा था, हमने भी आरक्षण के लिए प्रयास किया। हमने उसमें वाजपेयी जी की सरकार थी तब आयोग बैठाया। पहले तो हमारी मजाक उड़ाई गई कि आप लोगों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन जब हमने कहा नहीं मिलेगा तो हम उठ के जाते हैं, तो हमको वापस बैठाया गया, बात सुनी गई और आयोग गठित किया गया। लेकिन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले सरकार गिर चुकी, दूसरी सरकार आ गई, पार नहीं पड़ी। दूसरी सरकार आई मनमोहन सिंह की सरकार, उसमें भी हमने प्रयास किया और एक आयोग बैठाया गया। उस आयोग ने भी रिपोर्ट दी लेकिन वो भी लागू नहीं हुई। राजस्थान सरकार ने भी एक आयोग बैठाया राजस्थान में, उसने भी रिपोर्ट दी लेकिन लागू नहीं हुई। लेकिन ये जो सब बातें चल रही थी, वर्तमान सरकार जब पिछली बार थी तो उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया। बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम आरक्षण तो दिया, लेकिन उसके साथ जो शर्तें लगा दी वो बड़ी अजीब तरह की लगा दी। आरक्षण में आपके पास 100 गज से बड़ा मकान है तो आपको नहीं मिलेगा। हमारे तो बुजुर्गों ने पीढ़ियों में पहले बड़े बड़े मकान बना दिए, आज उनकी मरम्मत नहीं होती, पत्थर भी कर रहे हैं, और फिर भी हमको इसलिए आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि वो बड़ा मकान है। ये कोई तरीका हुआ? अगर हमारे इसी तरह के जो दूसरी शर्तें हैं, कोई उन शर्तों के ऊपर अगर हम चलते रहे तो हम उसमें जा नहीं सकते। जब इसकी रिपोर्ट की गई, राजस्थान सरकार ने उन सब जो इस तरह के जो प्रतिबंध थे उनको कम करके केवल ये रख दिया कि साल भर में 8 लाख से ज्यादा अगर किसी की इनकम है किसी परिवार की तो नहीं मिलेगा, वरना मिलेगा। हम चाहते हैं केंद्र सरकार भी ऐसा करे। हम चारों तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं, अनेक ज्ञापन भी दिए गए हैं, हो सकता है वहाँ विचार भी हो रहा हो। हम राजस्थान सरकार, वर्तमान सरकार से भी चाहते हैं
कि वो भी अपनी तरफ से बोले कि इस तरह का लागू होना चाहिए, तब जाके हमारे फायदे होंगे। वरना कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन बनता ही नहीं है उसमें, हमारे लोग वहां जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देते हैं? क्या हमारे मताधिकार का हम प्रयोग नहीं करते हैं? हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कीमत इसलिए नहीं होती कि हम हमारी पुरानी परंपराओं का भी तो छोड़ के एक नहीं बन पा रहे हैं। हम पुरानी परंपराओं को छोड़े। आज हमारी जो विकृतियां हैं हमारी खुद की, दूसरों को दोष देने के लिए तो आज अपन जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप को देखा है क्या? हर परिवार में क्यों झगड़ा हो रहा है? क्यों भाई भाई लड़ रहे हैं? क्यों बहन भाई लड़ रहे हैं? क्या ये हमारी गलती नहीं है? हम परिवार में एक नहीं रह सकते तो इतने बड़े समाज में एक कैसे रहेंगे? इस समाज में भी एक बड़ा रहना है। यह भी समाज का अरमान है। ये समाज का अरमान है कि हम परिवार में शांति से रहें, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। और केवल हमारे परिवार की या हमारे समाज की बात नहीं है, हम हर मानव मात्र के लिए रहें। हमारे पूर्वजों ने तो पशुओं के लिए जान दी है, मानव मात्र के लिए जान दी है। और हम क्या साथ रहकर एक साथ मिलकर देश की तरक्की की बात नहीं कर सकते? राष्ट्र की तरक्की की बात नहीं कर सकते? और इसीलिए ये जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए क्षत्रिय संघ ने भी प्रयास किया है। क्षत्रिय संघ ने जो अनुसूचित जातियों के नेता लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उन लोगों को बुलाकर बैठाकर बातचीत की। क्या तरीका है, क्या आपकी शिकायत है? और छोटी छोटी शिकायत से आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने बताया कि हमने 8 जिलों का सर्वे किया था और उस सर्वे के हिसाब से हमारे खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ, उनमें से राजपूत सिर्फ 8% है। और वो 8% भी अपराध क्या करते हैं कि जब किसी की बनोरी निकल रही है, घोड़ी पे बैठा है, तो उसको उतार देते हैं और जाके घर में बैठ जाते हैं, मुंह तान लेते हैं। बाकी कोई अपराध नहीं, बस इतना सा अपराध। और बदनाम सबसे ज्यादा वही होते हैं। बाकी जो दूसरे लोग अपराध करते हैं, हमारी बच्चियों को उठा ले जाते हैं, लेकिन उन्हीं के समाज का कोई आदमी आएगा, उसका कान पकड़ के लाएगा, मारो इसके जूते, देखो कितना बेईमान है, ये कोई काम करने का है, और बात खत्म हो गई। कोर्ट में मुकदमा केवल हमारे खिलाफ होता है, मुंह ताड़ने वालों के खिलाफ। क्या तरीका है ये? क्या हम जानते नहीं उसमें भी भगवान बैठा है? हर मानव ईश्वर की संतान है, और उसमें जो भगवान बैठा है, क्या उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे हम? एक छोटी सी बात है। होना तो ये चाहिए कि जब उसकी बिनोरी जा रही है तो आप 5 रुपए सही उसकी निसरावल करके देखिए आपके साथ कैसे लोग बैठते हैं। और कब ये बिगड़ा है? मैं तो कहता हूँ इस लोकतंत्र के इस भारत में आने के बाद बिगड़ा है। मेरे बचपन की मुझे बातें याद है। हम परिवार में जब रहते थे तो सब साथ मिलके, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग भी हमारे साथ मिलके रहते थे, हम साथ खेलते थे, एक दूसरे को उम्र के हिसाब से भाई, दादा, छोटा भाई, ऐसा इस तरह से करते थे, कोई भेद नहीं था। उनके यहाँ की महिलाएं हमारे घरों में झाड़ू लगाने आती तो हमारे घर की जो छोटी महिलाएं होती थी वो उनके पगे लगती थी। इतना सम्मान था। उसको किसने बिगाड़ा? इस लोकतंत्र ने डिवीजन करने की कोशिश की है। और उस डिवीजन को दूर करने में हमको भी अग्रणी बनना चाहिए कि नहीं, हम सबके साथ बराबर अच्छा व्यवहार रखेंगे। हमने तो मुसलमानों तक को बुलाया है, साथ में बैठ के भोजन किया है, साथ में बैठ के विचार किया है कि हम नागरिक हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। धर्म का कोई तरीका दूसरा हो सकता है, समुदाय दूसरा हो सकता है, लेकिन जाना तो आखिर सभी को उसी जगह है। क्यों नहीं हम एक हो सकते? ये सब बातें करने की जरूरत पड़ी है। ये भी इस कौम का अरमान है कि हम ऐसा करें, लेकिन कौम का अरमान ये भी है कि हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसी जो अभी गीत गाया था उसकी पंक्ति फिर सुन लीजिए। ध्यान रखना मौन मेरा टूट ना जाए। ध्यान रखना, ये मेरा जो मौन है, अभी तक हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये टूट ना जाए। दर्द मेरा आग का शोला न बन जाए। आग का शोला बन सकता है ये। कौम के अरमान मुझ में बोलते हैं, वो मेरे अरमान बोल रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो ये दर्द का आग जो है वो शोला भी बन जाएगी। इसलिए उनको ध्यान देने की बात है वो तो वो दें, लेकिन हमको ध्यान देने की बात है हम दें। हमारे ध्यान देने की बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने आप को सुधारो। क्षत्रिय संघ का काम यही है कि हर क्षत्रिय अपने संस्कारों को बनाए, अपने आप को सुधारो, और सुधरे हुए लोगों की संगठित शक्ति होगी
उस समय अपने को किसी का अपने अरमान बताने की भी आवश्यकता नहीं, हम खुद पूर्ति कर लेंगे। इसलिए आज के इस समारोह को हम इसलिए याद करते रहेंगे कि ये तनसेन जी के 100 साल पूरे हो रहे हैं और तनसेन जी ने हमको ये शिक्षा दी है कि राजपूत समाज अपनी वर्तमान इस बुरी गिरी हुई स्थिति से कैसे ऊपर उठ सकता है। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा है। उनको तो अपन दोष देते हैं, वो हो सकता है वो सुधर भी जाएंगे, लेकिन हमारे वाला काम 1-2 साल में नहीं, 1-2 पीढ़ी में नहीं, बहुत लंबा समय चाहिएगा। एक मकान को तोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, जेसीबी मंगाओ और तोड़ दो, और वैसे भी तोड़ना चाहो बिना जेसीबी तोड़ दो, लेकिन मकान निर्माण करने में बहुत समय लगता है। तो हमको तो ये निर्माण करना है। हमारी विकृतियां, भगवान राम और भरत भी आपस में लड़ रहे थे, कह रहे थे ये गद्दी तुम्हारी है, और भरत कह रहा था आपकी है, मेरी नहीं है। और क्या हो गया आगे जाके? कौरव कहते हैं हमारी संपत्ति है, वो तो है ही, पांडवों वाली संपत्ति भी हमारी है। उस विकृति को धीरे 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 हमारे अंदर जो आती जा रही है उसको दूर करें, और आज अपने परिवार से, अपने व्यक्तिगत रूप से, अपने परिवार के रूप से, अपने समाज के रूप से और मानवता के रूप से लगातार अपनी इन भावनाओं को विस्तारित करके, और हम सब जगह जितने भी मानव मात्र हैं उन सब में एकता पैदा हो, ऐसा प्रयास करने का प्रयास करेंगे। जय सिंह शक्ति। आभार माननीय महावीर सिंह साहब। बाहर से लगातार ऐसे संदेश आ रहे हैं कि लगभग 10,000 लोग बाहर